ध्यान से जब सुनो तो उस गाने में लिटरली, क्योंकि उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई कि एक लड़की क्यों सुसाइड करेगी, कि मतलब सब तरफ से हार चुकी है, तो कैसा उसका इमोशन होगा। तो वो इमेजिन करके जब मैंने गाया तो लिटरली आई वाज़ क्राइंग देयर दैट टाइम। तो उसमें एक जगह गला भरा हुआ है, वैसी आवाज़ आती है और वो उन्होंने रखा है। मुझे यार के घर जाने दो, मैं हूँ परवाना। हाँ, मेरा वाला गाना उतना नहीं चला था क्योंकि एड-लिब पे था। तो मैं उसके बाद 1 हफ्ते बाद मिलने गई भट्ट साहब से, मैंने कहा, तुम्हें पता है मेरे से लोग पूछ रहे हैं ये आवाज़ कहाँ से ढूँढी आपने? मैंने कहा पूछ रहे होंगे, मेरे को आपने याली जैसा गाना क्यों नहीं दिया? इवन आप नोटिस करो अरिजीत जी के जो भी सॉन्ग्स हैं या उस टाइप की लोग उनको कॉपी कर रहे हैं और कॉम्पोजिशन वाइज़ भी वो एक ही तरीके से वो हाई पिच में पता नहीं क्या सहला-सहला के गवा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ। इवन आफ्टर मिस्टर सेठ्स डेथ 10 डेज़ के बाद ही मेरे कॉन्सर्ट्स थे। मैंने कोई कॉन्सर्ट कैंसल नहीं किया, सब किए। लोगों के बल्कि फ़ोन आए कि आप कैंसल कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं कैंसल कर रही हूँ। नाउ आई हैव टू रन माय किचन। मुझे दोनों बच्चे पढ़ाने हैं, सँभालना है सबको। कोल्ड प्ले का लास्ट ईयर मेरे बेटे कनिष्क और उनकी वाइफ़ आयुषी, वो दोनों भी गए थे। एक तो वहाँ पर उनका टिकट था 16,000 समथिंग का टिकट उन्होंने लिया। मेरा भी 16,000 का टिकट था, मैंने बैंगलोर में शो किया, तो मैंने कहा चलो वाह! भाई, मैंने कहा चलो ठीक है, हम भी उसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं। बल्कि जब वो गाना मैंने रिकॉर्ड किया तो मैंने घर आके बोला मिस्टर सेठ को, मैंने कहा अच्छा नहीं गाया मैंने, मुझे फिर से गाना है। देन आई कॉल्ड अमित, मैंने अमित को फ़ोन किया तो अमित बोला वो तो गया मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए। बोले आप तो कह रही थी कि आपने अच्छा नहीं गाया है, बिना अच्छा गाए को इतने अवार्ड मिल गए, यदि अच्छा गाती फिर क्या होता? मैंने कहा फिर शायद ग्रैमी तक जाता और क्या। ओ रे मनवा तू तो बावरा है। Hi, Kavita ma'am. हाय, हाउ आर यू? I am very good and I'm very, very happy to welcome you to After Us Season 5 powered by Jaguar. मैं इतनी खुश हूँ आज क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे इतने सारे अच्छे हैप्पी मोमेंट्स का जो साउंड ट्रैक है वो आपकी आवाज़ का है। ओहो हो, क्या बात है। तो मतलब दिस इज़ जस्ट सच अ प्रिविलेज फॉर मी बिकॉज़ एज़ समवन हू लव्स म्यूज़िक थोड़ा बहुत सीखा भी है मैंने, क्या बात है। तो मुझे म्यूज़िशियन से एक्स्ट्रा प्यार है। वाह, और वाह। फिर जब उनकी आवाज़ आपकी जैसी हो तो फिर मैं पूरी ऐसे थोड़े एक्सटैटिक से मूड में ही रहती हूँ आपके सारे गाने सुन के। अरे वाह! तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये जानकर के खुशी हुई कि तुमने म्यूज़िक सीखा है और फिर अलग तरीके की बातें होती हैं। अदरवाइज़ तो एक जनरल बातचीत होती है। जब थोड़ी-सी समझ होती है म्यूज़िक को लेकर के, फिर एक हम लोग किसी और ही जर्नी पे चले जाते हैं। मेरा ड्रीम था मैं किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में आई होप कि म्यूज़िशियन हूँ, बट मैं कभी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं प्रोफ़ेशनली उसको कर पाऊँ। ऐसे क्यों समझ रही हो? नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मैंने ऑटो ट्यून वाले सिंगर्स को लाइव जब सुना है तो मुझे पता लगा था कि मुझे नहीं गाना चाहिए था क्योंकि सब अच्छे से नहीं गाते। वो तो है, वो तो है। मतलब ये तो आपने भी देखा ही होगा अपने आस-पास। हाँ, चल रहा है, तो मुझे लगता है कि कितनी भी हम लोग टेक्निकल एडवांस हो जाएँ या कितनी भी चीज़ें आ जाएँ मॉडर्न ज़माने में या आज के कंप्यूटर के ज़माने में, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है, अ, उसको कोई नहीं हरा सकता। और मतलब जब लाइव आप शो में आप नहीं बीट कर सकते नहीं उसको। बीट कर सकते किसी भी कीमत पे, मतलब आप कितना भी ड्रामा कर लो, कुछ भी कर लो, जब आप एक सुर लगाते हो ना तो पता लग जाता है कि आपने कितना रियाज़ किया हुआ है। जैसे कि लोग बोलते हैं ना पेंटिंग किसी की भी हो, बोल दो कि ये मेरी है, या कोई भी जज नहीं करेगा, मतलब कि हुँ। आपने बनाई है, नहीं बनाई है, कुछ भी बोल सकते हो। कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई और बनाता है। इवन मैंने बीच में कहीं से सुना था बुक्स लिखता कोई है। घोस्ट राइटर्स होते हैं। हाँ, हाँ। वो मुझे पता लगा, बड़ा शॉकिंग लग था मेरे लिए। तो अब धीरे-धीरे दुनिया खुल रही है तो मुझे पता लगा कि भाई चल रहा है सिंगिंग में भी, जैसे एआई भी आ गया है। हुँ। तो बहुत ही वियर्ड चीज़ है। हुँ। लेकिन जो ओरिजिनल है उसको कोई नहीं बीट नहीं कर सकता। आपको ऐसे अजीब लगता है कि जैसे सैयारा का जो टाइटल ट्रैक अभी आया था,
तो वो किशोर कुमार जी की आवाज़ में मुझे ऐसे लगता है वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया जो एआई क्रिएटेड सॉन्ग था और इतने लोगों को लगा कि करंट वाला सॉन्ग जो है वो उसका रीमेक है। इवन मेरे को किसी ने भेजा और यही कि ये तो किशोर दा का गाया हुआ 1980s का कोई गाना है। तो कनिष्क, मैंने जो मेरे बेटे हैं छोटे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार तो किशोर दा का गाना रीमेक किया। बोला नहीं मॉम, ये तो एआई से या जनरेटेड है और वो मतलब ट्रेंडिंग है वो। बिल्कुल, वो ट्रेंडिंग है, वो एआई जनरेटेड है और मेरे इतने दोस्तों को लगा कि अभी जैसे रीमेक होते रहते हैं हाँ, गाने, हाँ, तो हाँ। ये वाला करंट जो था वो उसका रीमेक था। बट कभी आपको ऐसे लगता है कि मतलब आपकी आवाज़ को वो किस में डाल दें, कभी आपको डर लगता है इस बात का? नहीं यार, पता नहीं, मतलब थोड़ा वियर्ड सा भी लगता है ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता ये पूरा जो गेम है एआई वाला, कि कई-कई चीज़ों के लिए ठीक भी है और कई चीज़ों के लिए मुझे लगता है म्यूज़िक के लिए पता नहीं किन चीज़ों में अच्छा होगा, म्यूज़िक में तो बट थोड़ा वियर्ड सा फ़ील हो रहा है मुझे। आई थिंक ऑल आर्टिस्ट्स फील द सेम वे क्योंकि अभी जैसे रांझना एक मूवी आई थी ओके। मतलब बैक इन द डे तो हाँ, हाँ। उसकी एआई से एंडिंग चेंज करके उन्होंने री रिलीज किया तो जो मेकर्स थे उसके वो ऑब्वियसली बहुत अपसेट थे क्योंकि हाँ। प्रोड्यूसर्स ने आई थिंक बिना उनको बताए या कंसल्ट करे आनंद एल राय जो उसके डायरेक्टर हाँ, हैं हाँ, हाँ। उन्होंने बेसिकली री रिलीज कर दी और एंडिंग को हैप्पी कर दिया एंड इट वाज ऑल एआई जनरेटेड तो इस बात पे मतलब बहुत डिस्कशन हुई कि आप किसी भी आर्टिस्ट से कैसे छीन सकते हैं हाँ, उनका हक अपनी बिल्कुल, ही हाँ। इट वाज तो राइटफुली हिज इसके लिए एआई का जो ये सारा जो चीज़ें अब तो और भी ज़्यादा हर इंडस्ट्री में आ गया है, लेकिन जब स्टार्ट हो रहा था, तो काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ है यूएस में या इस बात को लेकर के, लेकिन डेंजरस तो है हम्म कि आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है ना कि आप नहीं करोगे तो ठीक है, हम तो आपकी वॉइस जैसी किसी से भी करवा के क्रिएट कर देंगे, जैसे आप सैयारा या वाला सॉन्ग बोल रहे हो। तो इट इज़ चैलेंजिंग राइट नाउ, देखते हैं आगे क्या होता है, और मुझे डिफ़िकल्ट ऐसे लग रहा है। लगता है कि इंटरनेट के इतने फायदे हैं जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से इट्स वन ऑफ योर सॉन्ग्स है ना रंगी सारी जैसे वायरल बहुत ज़्यादा। रील्स पे तो हाँ, उसका कितना सोशल मीडिया का कितना फायदा है कि हाँ, आपने एक हाँ। अच्छा गाना डाला और फिर सब हुँ। उस पे डांस कर रहे हैं गा रहे हैं हाँ, परफॉर्म कर रहे हाँ, हैं तो हाँ। अच्छा लगता है हाँ, बट वही फिर अगर इन्हीं गानों की वजह से आपकी आवाज वो किसी और चीज में यूज करेंगे तो आपको नहीं अच्छा हाँ, लगेगा वो तो है। वो इद दैट इज़ अ चैलेंज कि अच्छा है तब तक तो ठीक है, यदि कुछ हम्म गड़बड़ होता है तो फिर और हर चीज़ के प्लस माइनस हैं, तो कुछ लोग सबकी और सबकी सोच भी है, हम्म जिसको अच्छी तरीके की अच्छी अप्रोच लेकर के जाएगा तो अच्छा क्रिएट करेगा और जिसकी कुछ नेगेटिव अप्रोच है तो उसको नेगेटिव तरीके से यूज़ करेगा, तो नुकसान भी होगा इस हम्म चीज़ का। करंट तो जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट में मैम कौन आपको अच्छा लगता है टैलेंटेड लगता है सभी टैलेंटेड है भाई, अपने नहीं हिसाब नहीं से सब लोग मेहनत कर अभी रहे हैं। मैं तो डिसएग्री करूँगी, सारे तो नहीं है अभी, काफ़ी मैंने क्योंकि जब लाइव जैसे मैंने बोला परफॉर्मेंसेज़ देखी तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंट होके आई हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने बहुत सारे जो आजकल के नए बच्चे हैं उनमें से बहुत सारों का लाइव सुना नहीं है। सुना नहीं है, तो इतना आइडिया नहीं है। जैसे कि हमारे हिसाब से हम मेल सिंगर्स में अरिजीत इज़ ही इज़ अमेजिंग, ब्रिलियंट। ही इज़ ब्रिलियंट, ही इज़ अमेजिंग एंड फीमेल सिंगर्स में बहुत अच्छी-अच्छी हैं, शिल्पा इज़ वेरी गुड, शिल्पा राव इज़ अमेजिंग। हर्षदीप इज़ वेरी गुड, ऋचा शर्मा इज़ वेरी गुड हुँ, और भी नई जो अभी जो बच्चे आ रहे हैं, नीति इज़ वेरी गुड, नीति नीति मोहन मोहन। या और उसके बाद भी बहुत सारी नई-नई बच्चियाँ आ रही हैं और अभी तो क्या हो रहा है, पता ही नहीं लगता वो क्या करते हैं आवाज़ को, हुँ, तो सबकी एक जैसी लगती है। कॉम्पोज़िशंस का स्टाइल भी लगभग सब सुना-सुना सा लगता है, ऐसा कुछ हुँ, लगता नहीं है कि कुछ और उसी में से कुछ नया-सा जब आ जाता है, तो वो इतना खूबसूरत-सा हुँ, लगने लगता है। चाहे आप इवन आप नोटिस करो अरिजीत जी के जो भी सॉन्ग्स हैं या उस टाइप की लोग उनको कॉपी कर रहे हैं। हाँ, और कॉम्पोज़िशन वाइज़ भी वो एक ही तरीके से वो हाई पिच में पता नहीं क्या सहला-सहला के गवा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ। तो बहुत वियर्ड लग रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो हुँ, और शायद लोग डर भी रहे हैं, जो भी उसमें सारा पूरा मनी गेम है कि जो टेस्टेड है उसी को ट्राई करो। तो जो हुँ, कॉम्पोज़िशन हिट है उसी को थोड़ा बहुत हिला चेंज करके वैसे ही कर लो। तो लेकिन वो चलती नहीं है, एक बार सुन लिया, हुँ, एक बार और सुन लेगा लेकिन 10 बार सेम चीज़ नहीं सुनेगा।
कुछ नया चाहिए, कुछ अलग चाहिए, लेकिन वो नहीं समझ में आती है लोगों को। तो अरिजीत इस सिंह ने तो अभी एड शीरन के साथ जो गाना बनाया वो इतना पॉपुलर और काफी अच्छा गाना है, हाँ, हाँ, सैफायर। मतलब हाँ। उसकी वीडियो भी टू वॉच एड शीरन सिटिंग बिहाइंड अरिजीत सिंह इन द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे ऑन अ स्कूटर, ये तो मैंने कभी सोचा वो नहीं था हो सकता है। मुर्शिदाबाद में थे उनके साथ हाँ स्कूटर में। हाँ, मतलब इट वाज हाँ। जस्ट शॉकिंग कि देखो इंडियन आर्टिस्ट की पहचान अब दूर दूर तक इंटरनेट की यस, वजह से यस, पहुंच ही यस, रही यस, है। यस, यस। लोग नहीं, अभी जाते हैं। लाइव का जो सीन लास्ट ईयर से जब से कोल्ड प्ले हुआ है और भी बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्ट इंडिया में आ रहे हैं, तो इंडिया की तो अभी पोजीशनिंग इज़ हम्म, ग्रेट, बहुत अच्छा है और लाइव सीन इज़ पिकिंग अप। या मुझे वेरी ऐसे गुड। लगता है क्लासिकल म्यूजिक, गजल्स एज अ जॉनर ये भी काफी पिकअप हुआ है इन द लास्ट फ्यू इयर्स। थोड़ी सी हाँ, लॉस्ट सी आर्ट हो गई थी, मुझे तो गजल्स का बहुत शौक है। कभी भी लॉस्ट नहीं हुई है वो लोग बोलने लगते हैं ऐसा कि आफ्टर जगजीत सिंह, आफ्टर पंकज जी कि हम्म कौन भाई ईश्वर भेजता रहता है आर्टिस्ट और हम्म थोड़ा ढूँढने की बात होती है या वो तैयार हो रहे होते हैं, पक रहे होते हैं, ऐसा हम्म होता है। तो आर्टिस्ट तो हमेशा ही रहे हैं। हम्म तो जैसे कि जगजीत जी के बाद भी अभी भी इतने अच्छे-अच्छे और इतने कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और वेल पेड ऐसा भी नहीं है कि हम्म आपको कोई भी बुला रहा हो या फ्री फंड में हो रहा हो, नहीं अच्छे से टिकट्स आर एक्सपेंसिव मैम। हाँ, आप मतलब टिकटेड शो में अगर जाओ लाइव हाँ। परफॉर्मेंस के तो महंगी है टिकट्स, हाँ, सस्ती नहीं है। इवन कोल्ड प्ले का लास्ट ईयर मेरे बेटे कनिष्क और उनकी वाइफ आयुषी, वो दोनों भी गए थे एक वहाँ अहमदाबाद, यहाँ नहीं मिल रहा था, हम्म। बॉम्बे तो अहमदाबाद गए थे। तो वहाँ पर उनका टिकट था 16,000 समथिंग का हम्म, टिकट उन्होंने लिया और उसके अलावा फिर होटल होटल, है, फ्लाइट। टैक्स सब कुछ है, तो इट्स अ बिग थिंग। हम्म। तो मतलब लेकिन एक चीज़ मैं जस्ट ये शेयर कर रही हूँ कि उनका जो 16,000 का टिकट था, मेरा भी 16,000 का टिकट था, मैंने बैंगलोर में शो किया था, मैंने कहा चलो वाह। भाई मैंने कहा चलो ठीक है, हम भी उसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं, वाह, बट नॉट टोटली बैड। वेल डिजर्व्ड। या तो मतलब व्हाई मतलब नॉट। ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्टिस्ट हैं तो उनको ऐसा नहीं, अभी लोगों की पॉकेट्स भी अच्छी हैं और लोग कुछ बोर भी हो गए हैं, मतलब ना सेम मोनोटोनस बॉलीवुड टाइप के गाने सुनते-सुनते हम्म जैसे या सेम रिपीटेड जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके उनको कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए। हम्म तो इसलिए हर तरीके के आर्टिस्टों के लिए जगह है, उनकी अपनी ऑडियंस है, हम्म चाहे कॉमेडी शोज़ हों, चाहे गज़ल्स हों, चाहे कव्वाली हो, सारी हाउसफुल जा रहे हैं। अच्छे से आप पीआर कर लो, अच्छे से पहुँचा दो, लोग तो ढूँढ रहे हैं। हम्म लेकिन आप अच्छे से प्लान करके मतलब ऑडियंस तक पहुँच जाना चाहिए कि ऑडियंस रेडी है रिसीव करने ऑडियंस के लिए। रेडी है रिसीव करने के लिए, ये तो हम्म है। और इवन यंग जनरेशन जैसे मेरा अभी रिसेंटली नेहरू सेंटर में शो था, तो उसमें मिडल एज थे, यंगस्टर्स बहुत सारे आए थे और बाद में मिलने के लिए आए तो अच्छा लगा कि चलो हम जो चीज़ लेकर के आ रहे हैं कि आगे की जो जनरेशन है वो रिसीव करने के लिए तैयार है, वो भी तैयार होगी। उनमें से कौन फिर एक और कोई आर्टिस्ट बन रहा होगा उस समय। एस्पायरिंग आर्टिस्ट भी बिल्कुल, होंगे बिल्कुल। उस बहुत क्राउड सारे में। आते हैं देखने के लिए, सीखने के हम्म लिए। इवन स्टिल मैं अभी तक बहुत सारे शोज़ अटेंड करती हूँ, हर तरीके के क्लासिकल भी, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल भी और जो भी है। क्योंकि यू नेवर नो कहाँ से आपको क्या चीज़ इंस्पायर कर जाएगी कि हम्म नहीं मुझे ये चीज़ अपने उसमें डालनी है या इसको मैं अपने में कैसे इनकलकेट कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हमेशा बस ज़हन ओपन रखो और हम्म। सीखते जाओ। आप सोशल मीडिया यूज करते हो खुद से? हाँ, थोड़ा-थोड़ा। इंस्टाग्राम वगैरह? हाँ, आप इंस्टाग्राम आप अपना अकाउंट? मैं करती हूँ और बच्चे हैंडल करते हैं हम्म। थोड़ा-थोड़ा। पर आपको मतलब कैसे लगता है ये सोशल अरे मीडिया की दुनिया कैसी लगती है आपको? अ, एक ज़माने में रियल थी, अब लगता है काफ़ी फ़ेक हो गई है। हम्म क्योंकि वो उसमें दिखा रहे हैं रियलिटी वैसी है नहीं। हम्म सब उसमें बहुत अच्छा-अच्छा, हैप्पी-हैप्पी दिखा रहे हैं, रियल लाइफ़ कुछ और ही चल रही है। हम्म तो मुझे लगता है कि आप जैसे हो वैसे ही रहो तो ठीक है। ज़्यादा इसलिए बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं करती हूँ, जितना मुझे लगता है कि दैट इज़ अ विंडो कि मुझे उसमें अपनी आर्ट शोकेस करनी है, तो उतना ही करती हूँ। मतलब जैसे बहुत से लोग यहाँ जा रहे हैं फ़ोटो, यहाँ जा रहे हैं फ़ोटो, दैट आई डोंट लाइक कि हम्म हर जगह की सेल्फ़ी, हर जगह की सेल्फ़ी, वो उस टाइप की मैं नहीं हूँ और हम्म मुझे नहीं पसंद है। और कुछ लगता है कि कुछ थोड़ी लाइफ़ आपकी जो पर्सनल है, वो पर्सनली रहे तो ठीक है। हम्म वो विंडो मुझे लगता है कि मैं यदि वो मुझे आर्ट के लिए मिली है,
तो उसमें मैं आर्ट शोकेस कर सकती हूँ, क्योंकि एवरीडे तो आप शो नहीं कर सकते हो ऑडिटोरियम्स में, कोर्स। एवरीडे रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो, एवरीडे रियाज़ कर रहे हो। हुँ, तो वो भी मुझे वो बहुत ही पायस चीज़ है मेरे लिए, हुँ, कि बहुत पवित्र सा है वो मेरा स्पेस जहाँ मैं रियाज़ करती हूँ। तो मुझे नहीं पूरी पूरी दुनिया को दिखाना है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो हुँ। जितना दिखाना है उतना ही दिखाओ, दैट्स इट, आप ऐसा। कितने घंटे रियाज़ करते हो मैम? यार सुबह उठ कर के मैं जाती हूँ योगा क्लास, हुँ, और उसके बाद आ कर के अपना वो ग्रीन टी और ये वो दालचीनी पानी ये सब ड्रामा करने के बाद फिर उसके बाद तानपुरा ऑन करके होल डे यही रहता है। हुँ। रियाज़ किया, फिर थोड़ी देर पूजा पाठ की, फिर कुछ गाया, फिर कोई नई कॉम्पोज़िशन बनाई, फिर म्यूज़िशियन आ गए, फिर उनके साथ रिहर्स किया, कुछ नई कॉम्पोज़िशन कनिष्क के साथ बैठ के जैम की। तो होल डे हम लोग उसी में रहते हैं मतलब। मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि आर्टिस्ट के घर में रहना कैसा होता होएगा कि मतलब आके पूरे देखो टाइम चलो। कुछ-कुछ नहीं मैं तो ले लूँगी आई विल हाँ, लैप अप द इन्विटेशन मेरे तो व्हाट हाँ। एन ऑनर आपको सुनने को आपके घर में मिल जाए। तो इससे बेटर तो बिल्कुल, क्या ही हो सकता हाँ, है। तो अदरवाइज़ मस्ती करते रहते, लेकिन ये होता है कि हम लोगों की बातें भी होती हैं तो वही म्यूज़िक से रिलेटेड, यार वो गाना सुना कितना ज़बरदस्त है, उस आर्टिस्ट को सुना। लेकिन मेरी लिए मैं कहती हूँ कि मैं अभी जा कर के काफ़ी एडवांस हुई हूँ दोनों बेटों के साथ में रह कर के, क्योंकि वो मुझे दुनिया भर में क्या हो रहा है वो म्यूज़िक से इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं, मॉम हुँ, ये सुनो, ये इज़राइल का म्यूज़िक सुनो, ये जापान का म्यूज़िक, जो मैं कभी सुनती नहीं थी। मैं सिर्फ़ अपने इंडियन म्यूज़िशियन जो थे क्लासिकल सिंगर्स उनको सुनना, कव्वालियाँ सुनना, ग़ज़लें सुनना, मतलब मेरा बस दायरा इतना सा था। लेकिन उसके बाद जब उन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया मुझे, तो लगता है भाई, कहने को 7 सुर हैं लेकिन सबका अंदाज़ अलग-अलग है हुँ, और कितना सुंदर है। या बस दिल से गा दे, दिल को छू जाए, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो, चाहे रागदारी हो या कोई भी बंदिश हो या इंग्लिश गाना हो, कोई भी हो, बस दिल को छूना चाहिए। हुँ। दैट इज़ म्यूज़िक। आपका सबसे पसंदीदा राग कौन-सा है? पसंदीदा राग बहुत सारे हैं भाई, है तो सारे ही होंगे सारे बट बहुत अच्छे मुझे हैं। टॉप 3 दे दो। टॉप 3 मेरे को यमन बहुत पसंद सेम। है, हुँ, पहाड़ी बहुत पसंद है। मुझे वृंदावनी सारंग भी बहुत पसंद है। बहुत प्यारा है वृंदावनी सारंग, बट थर्ड में बहुत सारे हैं। फर्स्ट 2 दीज़ आर, मतलब मैं काफ़ी कुछ कंपोज़ करती हूँ यमन में, पहाड़ी में। दरबारी मुझे बहुत पसंद है, हुँ, एंड बिहाग बहुत अच्छा है, भीम पलासी इज़ वेरी भीम गुड, पलासी इज़ इज़ आल्सो वेरी गुड, ब्यूटीफुल। काफ़ी इज़ गुड। मतलब फिर तो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, सभी अच्छे हैं, बहुत हुँ, सुंदर है। पर आई थिंक हमारा ना इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है, वो जैसे आई हैड एक्सपोज़र टू इट क्योंकि मैंने सीखा है वरना तो मुझे नहीं पता होता। हाँ, बट वो इतना खूबसूरत है कि मुझे ऐसे लगता है कि मतलब बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए। सिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत उसकी जो ज़रूरी है। पकड़ है वो अगर आपको एज़ अ म्यूज़िशियन आ गई तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो हाँ, उससे। हाँ, बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरे घर में तो नहीं माहौल था, मैं बरेली से बिलॉन्ग करती हूँ जैसे, तो घर में मतलब सब सुनते थे, मोहम्मद रफ़ी, किशोर दा, लता ताई, इन सबको सुनते थे, लेकिन प्रॉपर क्लासिकल और इन सबको, ना तो मेरे घर में हारमोनियम, तबला कुछ नहीं था, ना किसी ने सीखा था, लेकिन सब सुरीले हैं, बहुत हुँ, अच्छा गुनगुना लेते थे सारे लोग। लेकिन मुझे ईश्वर ने नवाज़ा कि वो जो एक पागलपन होता है संगीत को लेके, वो दिया। अब मैं शुक्रगुज़ार हूँ ईश्वर की कि वो पागलपन मुझे दिया, जिसकी वजह से मैं बरेली से हुँ, मुंबई तक का सफ़र कर पाई। तो मैंने वो चीज़ें, जो चीज़ मैं मुझे नहीं मिल पाई थी बहुत जल्दी बचपन में, क्योंकि मैंने हर चीज़ ज़बरदस्ती माँग-माँग के ली। मेरे पास हारमोनियम नहीं था, तो क्लास 8th में मैंने अपने फ़ादर को बोला, "मुझे म्यूज़िक सीखना है, मुझे हारमोनियम चाहिए, तबला चाहिए, मुझे टीचर चाहिए।" ऐसे कर के हुँ, एक-एक चीज़, मतलब अ, एक-एक बोलते हैं ना, एक-एक ब्रिक आप अपने रास्ते के लिए मैं खुद बनाती गई और रखती गई हूँ, रास्ता बनाती गई हूँ। हुँ, तो वो मैं अपने बच्चों के लिए नहीं चाहती थी, हुँ, कविश, कनिष्क के लिए। तो वो लोग बहुत छोटे थे, तो इवन मैंने प्रेगनेंसी के टाइम इतना गाया है कि एक गज़ल, एक मैं बड़ा सुंदर सा इंसिडेंट आई थिंक मैंने कभी शेयर नहीं किया है, प्लीज़। कविश के साथ। जब मैं, बड़े जो बेटे थे, मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं लखीमपुर रह रही थी अपने ससुराल में, और मैं ये गज़ल बहुत गाती थी। दामन तुम्हारा छोड़ दूँ ये तुमने क्या कहा, बहुत प्रैक्टिस करती थी। तो
आफ्टर डिलीवरी मिस्टर सेठ की पोस्टिंग हुई आसाम, गुवाहाटी। तो वहाँ पे मैंने दूरदर्शन पे और रेडियो पे गाना शुरू किया, तो दूरदर्शन पे मैंने ये गज़ल जो थी वो रिकॉर्ड की। तो जब वो ब्रॉडकास्ट हुआ, तो कविश साल भर का भी नहीं था, 1 साल का होगा करीब, और वो ग़ज़ल जैसे ही टीवी पे आई, मतलब मुझे उस वो सारी चीज़ें, अर्जुन वाली स्टोरी याद आई थी कि वो सुनने के बाद वो टीवी पे ऐसे-ऐसे कर रहा कि वापस सुनना है उसको वो ग़ज़ल, और हुँ। मैंने वो गाई दोबारा और उसको हुँ। गोदी में लिया और उसको प्यार किया, थोड़ा थपथपाया, तब वो शांत हुआ। तो मुझे सेम उस टाइम वो अर्जुन वाली अभिमन्यु वाली स्टोरी याद आई कि प्रेगनेंसी के टाइम वो जो चक्रव्यूह करेक्ट। में गए थे, वो आधी नींद में सो गई थी, तो उनको बाहर निकलने का जो रास्ता नहीं मिला था, कि उस वक़्त मैंने जैसे बहुत सारी माइथोलॉजी की बुक्स पढ़ी, तो कविश को बहुत शौक है हुँ। बुक्स पढ़ने का, तो महाभारत, भागवत उसने बहुत छोटी एज से शुरू कर दिया था। पढ़ ली क्योंकि और उसको इंटरेस्ट वो डेवलप हो गया ना व्हाइल किया। ही वाज़ इन द हाँ, वूम्ब। और मैंने उस टाइम पर ना मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा किया था, कि मेरे फादर इन लॉ बोलते थे कि बच्चे का ब्रेन बहुत शार्प होगा यदि तुम हुँ। वो करोगे। तो मैं ऐसी तैयारी कर रही थी कि चलो मुझे बैंक ऑफिसर की तैयारी करनी है एग्ज़ाम्स की, तो चलो मैं इस बहाने, तो उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा वो तैयारियाँ की, तो उसको तो बहुत अवार्ड्स मिले। ही इज़ वेरी शार्प, कविश जो एल्डर इट्स सन है। अमेजिंग। याह! मतलब वैसे द एफर्ट दैट मदर्स पुट व्हाइल द चाइल्ड इज़ इन द वूम्ब वो उनको पूरी लाइफ लास्ट करता है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। हाँ, और मतलब इट्स अ ब्लेसिंग वो, और उन्होंने अभी एक इंस्ट्रूमेंट, ही इज़ एन आईआईटी मुंबई ग्रेजुएट, तो उन्होंने अभी हाल ही में एक इंस्ट्रूमेंट का डेवलप इन्वेंशन कर रहे किया है, हैं। हाँ डिस्कवर जी। किया। तो अभी वो कलकत्ता ही गए हुए हैं, तो उसका कुछ किसी म्यूज़िशियन से ही मिल रहे हैं, उसको अगेन उस पे रिसर्च चल रही है, उसी पे कुछ हुँ। काम कर रहे हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि चलो दोनों बहुत म्यूज़िकल हैं, कविश हुँ। भी एंड कनिष्क भी। तो अच्छे संस्कार दे दिए गए। तो बचपन से ही मैंने उनको गाना भी, तबला भी, कनिष्क को वायलिन, पियानो जितना हो सकता था डाल दिया। अब उसके बाद छोड़ दिया है, तुम्हारी मर्ज़ी। हुँ। फिर मैंने फ़ोर्स नहीं किया कि तुमको म्यूज़िक ही परस्यू करना है। तो जैसे-जैसे वो लोग समझदार हुए, तो वो लोगों ने ही दोनों ने खुद कहा कि हमें म्यूज़िक करना है। हुँ। वेरी गुड। हमारा काम था बीज डाल दो, हुँ। छोड़ बाकी दो। अपने आप हो बाकी जाएगा। अपने आप होगा। यस। मदरहुड एज़ एन इमोशन को आप कैसे देखते हो मैम? मतलब ऑब्वियसली यू आर अ वेरी पैशनेट मॉम, आपने बड़ी मेहनत करी है, जो सिखाना था सब सिखाया है। आपके फादर इन लॉ ने बोला कि क्या कहते हैं शार्प हो जाता है ब्रेन, तो आप मैथ कर रही थी कि हाँ, हाँ, लाइक यू हैव हाँ। बीन अ वेरी कमिटेड मॉम। यस, यस, यस। व्हाट इज़ इवन इट लाइक बीइंग अ मॉम? बहुत ही प्यारा-सा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा। आप अपने सामने, आपने जिनको जन्म दिया है उनको अ, अच्छे संस्कार दे रहे हो, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने की प्रेरणा दे रहे हो कि वो आगे चल के एक ज़िम्मेदार नागरिक बने अपने देश के। हुँ। तो उस तरीके की हमेशा से मेरा जज़्बा रहा, और उन दोनों के साथ आप अलग से कभी भी जब उनसे मिलोगे तो कभी भी नहीं लगेगा, मैं उनसे, उनकी ठीक है उनकी मदर हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं उन दोनों की दोस्त हूँ। हुँ। वो कभी भी कोई चीज़ के लिए मैंने, जैसे कि होता है ना थोपना, ये करना पड़ेगा एज़ ए मदर कि मेरे से डरें बच्चे, कुछ भी नहीं। हुँ। बिंदास वो लोग हर एक बात मुझसे शेयर कर लेते हैं, सब कुछ। तो एक बहुत प्यारी बॉन्डिंग है दोनों के साथ में। मुझे लगता है वो आजकल मिसिंग हो गई है। हम लोग ना ओवर बच्चों को एम्बिशियस हो रहे हैं एज़ ए पेरेंट। हुँ। उनको स्पेस दो। ये सोचो वो क्या करना चाहते हैं। आप अपने तरीके से उनको, 5 साल की उम्र होती है जब तक संस्कार देने होते हैं। तब तक आप अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हो। जो संस्कार देना चाहते हो दे दो। हुँ। म्यूज़िक सिखाना है, डांस सिखाना है, फिर छोड़ दो। फिर उनको क्या पसंद आता है वो करेंगे हुँ। वो। अपनी चॉइस से, हाँ, अपनी हाँ। फ्रीडम से वो हाँ, डिसाइड बिल्कुल, करेंगे। मैंने नहीं फ़ोर्स किया कि तुम लोगों को म्यूज़िक ही करना है। बल्कि जब कविश ने आईआईटी करने के बाद बोला मुझसे मत कहना कि मैं कॉर्पोरेट जॉब करूँ 9 टू 5 वाला, मुझे म्यूज़िक करना है। तो मैंने कहा बेटे इट्स नॉट अ सीरियस, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। हुँ। लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है, लेकिन हमारे लिए बहुत सीरियस या बिज़नेस है। क्योंकि आप बीमार हो, कुछ हो, यदि आपने कमिटमेंट दी है किसी को, तो आपको वो कंप्लीट करनी है। तो हुँ। बिल्कुल जैसे कि होता है ना कि एक सोल्जर एक बॉर्डर पर होता है, तो वो किसी भी परिस्थिति में हो, वो अपनी ड्यूटी निभाता है। तो ऐसे कितनी बार मैंने परफ़ॉर्मेंसेज़ दी हैं कि मुझे 103, 104 बुखार है,
टैबलेट खाई, स्टेज पे गए और परफ़ॉर्म किया। वहाँ जाके सब भूल भी जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कितनी बार किया है, रिकॉर्डिंग्स की हैं कि आपने बोला है कि आपको उस टाइम पहुँचना है, तो पहुँचना है, कुछ भी हो। इवन आफ्टर मिस्टर सेठ's डेथ 10 डेज़ के बाद ही मेरे कॉन्सर्ट्स थे, मैंने कोई कॉन्सर्ट कैंसल नहीं किया, सब किए। लोगों के बल्कि फ़ोन आए कि आप कैंसल कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं कैंसल कर रही हूँ, नाउ आई हैव टू रन माय किचन, मुझे दोनों बच्चे पढ़ाने हैं, सँभालना है सबको। मैंने कोई शो कैंसल नहीं किया। तो वो So कमिटमेंट। brave and sort of duty bound of you to यस। sort of do that. मतलब इतने मुश्किल समय में मुझे तो नहीं पता आपने कैसे कर लिया। पता नहीं बस मेरी भी हिम्मत नहीं थी। मेरे पेरेंट्स ने ही कहा कि ये तू कर लेगी फिर तेरे को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। मतलब बहुत ही चैलेंजिंग आप ये टाइम। फीलिंग ओवरकम कर लोगे तो फिर हाँ, सही में। और वाक़ई मैंने उसके बाद ही जो फर्स्ट कॉन्सर्ट था अहमदाबाद में, तो इतना खूबसूरत डेकोरेशन था, तो मुझे वहाँ पर बहुत सुंदर कैंडल लाइट डेकोरेशन था, तो मुझे हर कैंडल में वो उस लाइट में उनका ही नज़र आ रहा था कि जिस तरीके से वो ड्राइव देते थे या कहते थे कि ज़िंदगी रुकती नहीं है। मिस्टर सेठ हमेशा कहते थे जैसे एक बार मैं किसी एज़ ए आर्टिस्ट हम लोग बड़े इमोशनल होते हैं ना कि हम लोग दिल्ली में थे, तो सुबह वो किसी का पता लगा तो वो किसी डेथ में गए और शाम को एक शादी में जाना था। तो मेरे को अजीब लग रहा था, मैंने कहा यार सुबह तो ऐसे-ऐसे कुछ हुआ है, तो बोले यही ज़िंदगी है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, इसमें भी जाना ज़रूरी था, इसमें भी जाना ज़रूरी है। बोले समय नहीं रुकता किसी के लिए। तो वो जो मैंने उनसे सीखा है, इतनी सारे जो लाइफ़ के लेसन्स हैं, तो उनसे बहुत ताकत भी मिली मुझे। ऐसे जब आप डाउन फ़ील करते हो, तब वो सारी चीज़ें याद करते हो, तो लगता है नहीं-नहीं चलते जाओ, रुकना नहीं है। तो अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे लाइफ़ में, लेकिन आपको नहीं रुकना है, आपको चलते जाना है। पर फिर ग्रीफ और लॉस से कोई कैसे डील करे? वही मैं कह रही हूँ कि एक जो पॉज़िटिव अप्रोच होती है, हर चीज़ के 2 पहलू हैं। आप या तो रोते रहो या तो आगे बढ़ो। समय तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप उनकी यादों को लेकर के, जो भी ग्रीफ़ है, जो भी लॉस है, उससे आपने जो सीखा है, वो लेकर के जैसे मैं उनकी जब डेथ हुई तो मैंने क्या किया कि उनकी बर्थडे पे और उनकी डेथ एनिवर्सरी पे आई स्टार्टेड कॉन्सर्ट। मैंने कहा उस दिन नहीं तो यदि कुछ नहीं करेंगे तो बच्चे भी परेशान होंगे, हम लोग भी दुखी होंगे। अरे डैडी होते तो ये होता, ये करते, वो करते। तो हमने उस 2 दिनों पे कॉन्सर्ट्स इमीडिएट स्टार्ट कर दिए थे। उनकी बर्थडे पे आनंद उत्सव के नाम से कॉन्सर्ट करती थी और डेथ एनिवर्सरी पे निर्वाणा के नाम से। कि कुछ नया करना है, कुछ नया करेंगे और सबके लिए फ्री ऑडियंस के लिए कि वो उन्होंने जितना मुझे सिखाया मैं समाज को देना चाहती हूँ। तो उस तरीके से मैं फ्री ऑडियंस के लिए वो 2 शो फ्री करती थी। तो हर बार एक नई कॉन्सेप्ट लाना, तो हम लोग हर 6 महीने में तैयार रहते थे कि अच्छा अब नया क्या करना है, नया क्या करना है? मतलब उसी दिन के लिए आप पॉज़िटिवली सोच रहे हो कि उस दिन हमको ये करना है, नहीं-नहीं इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट लाते हैं, इसको और बेटर कैसे करते हैं। पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया बस, बेसिकली बस, आपने। बस, नज़रिया बदल दो तो फिर बस। नज़ारे बदल जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। वही कि मतलब हर चीज़ के 2 पहलू हैं। आप पॉज़िटिव रहोगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे, सुखी रहोगे, खुश रहोगे। आप खुश रहोगे तो आपके चारों तरफ भी सब लोग खुश रहेंगे। तो बस यही मान कर के चल रही हूँ आगे। आप अपने हस्बैंड को इतने प्यार से मिस्टर सेठ बोल रही हैं, मुझे इतना अडॉरेबल लग रहा है हाँ। कि जस्ट द वे यू आर कॉलिंग आउट टू हिम, आई एम ही श्योर। वाज़ एन अमेज़िंग और मतलब मैं तो उनको अभी मतलब जैसे टीचर्स डे आता है या गुरु पूर्णिमा होती है तो मैं तो उन्हीं को ही पूजती हूँ क्योंकि और इवन मैंने मंदिर में भी उनकी फ़ोटो रखी हुई तो लोग बोलते हैं कि नहीं भगवान की रखनी चाहिए। मैंने कहा मैंने नहीं देखा है भगवान को, मेरे लिए यही सब कुछ थे और इनसे ही मैंने सब कुछ सीखा, जिसको जो बोलना है बोलते रहो। तो मतलब आप मेरे गुरु वही, मेंटर वही, सब कुछ उनसे ही सीखा और मतलब एक होता है ना जैसे कि मैं कोई भी ड्रीम करती थी तो हाँ, हो जाएगा मतलब इम्पॉसिबल था ही नहीं। तो वही मैं कोशिश करती हूँ अडॉप्ट करने की कि बच्चे कभी भी कहीं अटकें, तो मैं ये बोलूँ हाँ, हो जाएगा परेशान मत हो, सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। तो मैं कोशिश करती हूँ वैसा ही बिहेव करने आई की। थिंक हर मतलब टैलेंटेड या एम्बिशियस या वांटिंग टू बी इंडिपेंडेंट वुमन को
एक बहुत सपोर्टिव पार्टनर चाहिए। वो या तो बहुत सपोर्टिव होंगे या तो फिर उन आपकी नहीं बन सकती उनके साथ, या तो फिर आप खर्च हो जाओगे और आप कुछ नहीं कर नहीं पाओगे। कर पाओगे, हाँ। इट्स ऑल और नथिंग। यस, अगर यस, ट्रू, आपके कोई भी ड्रीम्स हैं और आप चाहते हो कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा अचीव करो, ट्रू, ट्रू। तो या तो आपको फिर बहुत सपोर्टिव पार्टनर चाहिए या तो फिर उनके बिल्कुल, बगैर ही कर लो, क्योंकि हाँ। अदरवाइज पीपल ओनली ब्रिंग यू डाउन। बिल्कुल, बिल्कुल सही है और वो जब तक यदि वो एक तरीके से यदि ऐसी सपोर्ट मिल जाती है, इट्स लाइक अ बैकबोन क्योंकि हम्म, आपका सही-गलत सब कुछ पता है। वो जो बाहर पिक्चर एक अलग होती है, लेकिन जो घर में हो और घर में वो पार्टनर आपका इन एंड आउट सब कुछ जानता है, तो उस और वो आपको सपोर्ट कर रहा है, उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। What is love for you, ma'am? What has it meant over the years? मुझे लगता है लव मीन्स सरेंडर और हम्म, नो एक्सपेक्टेशंस। हम्म, क्योंकि आप जिसको प्यार करते हो उससे कुछ उम्मीद ही मत करो। आप जो कर सकते हो, जो दे सकते हो दो, बस और love लेट is गो। giving. बस वही है। हम्म, और जहाँ आपने उम्मीद रखना शुरू करी वहाँ तो फिर वो बिज़नेस हो गया ना कि हम्म, आपको मैं ये कर रही हूँ इसके बदले में तुम मुझे ये करके दो। फिर बाहर और उसमें उस संबंध में फिर कोई डिफ़रेंस ही नहीं रह गया मतलब गिव एंड टेक वाली चीज़ हो गई। I agree. आई थिंक मतलब बहुत सारे जो शायर हैं वो प्रेम को या मोहब्बत को बहुत अलग-अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। कोई कहता है कि यू नो लव इज़ गिविंग, कोई कहता है लव इज़ गॉड, कोई कहता है लव इज़ सरेंडर, कोई कहते हैं कि मोहब्बत वो है जिसके बाद फिर सब कभी मोहब्बत ना हो। आई हाँ, थिंक सबकी सब अपनी सबकी अपनी जर्नी, सबका अपना इंटरप्रिटेशन है। हाँ, अपना नज़रिया है। और वाक़ई जितना आप सरेंडर करते चले जाते हो ना क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है हुँ, किसी से, तो ज आप उतना हॉलो होते चले जाते हो और आप उतना आपका दिल बड़ा होता चला जाता है। आप हुँ। सबको अपने अंदर समो लेना चाहते हो। You're more open to receive also, I यस, think. यस, करेक्ट। Because giving love is one thing, but you also want to be हाँ, someone who is open to receiving it. बिल्कुल, तभी होता है। हुँ, तो मेरे फादर हैं जैसे वो कहते हैं कि जितना आए उतना दान करो। हुँ, नहीं कर सकते हो तो फिज़िकली किसी की हेल्प करो। हुँ, पैसा है तो पैसे से करो। जिस तरीके से जिसकी मदद कर सकते हो, यू नेवर नो कि वो किस रूप में आपकी मदद जब आप किसी भी तकलीफ़ के समय होगे, वो किस रूप में आएगा और हज़ार गुना बढ़ के आएगा। तो वो एक फंडा मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जितना बाँट सकते हो, जितना दे सकते हो, देते जाओ। हुँ, और आप लेके तो कुछ नहीं आए थे ना, आपको समाज ने ही दिया ना। हुँ, तो किस चीज़ पर घमंड करना या क्या पकड़ के बैठना कि नहीं, मैं नहीं दूँगा, ये तो मेरा है। कैसे मेरा है? हुँ, भई इसी समाज से मिला है सब कुछ। हुँ. एक सर्टेन टाइम के बाद जब हो गया, बहुत ले लिया ना, बाँटना शुरू करो, देना शुरू हुँ. करो। How has music shown up for you in your tough times? मतलब has it वो been ही बहुत बड़ी ताकत रहा। हुँ, वो नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या करती, सच्ची में। बहुत बड़ी ताकत रहा। अ, जैसे ये पीरियड बहुत अजीब-सा था जब मिस्टर सेठ पास अवे, तो मैं घंटों मेडिटेशन में सिर्फ़ ओम चैंट करती रहती थी, घंटों बैठी रहती थी या पता नहीं कहाँ-कहाँ से कुछ अलग-अलग भागवत गीता के मंत्र आए ज़हन में, वो बोलते रहना, वो रियाज़ करना और बल्कि उसमें जितना सुकून है हुँ, और यही करते-करते मैंने उस बहुत और अब मुझे हीलिंग का मतलब पहले नहीं पता था और धीरे-धीरे मैं कैसे बस लोगों को यही बोलती थी कि मैं अपने म्यूज़िक से लोगों को हील करना चाहती हूँ। अ, आई थिंक आप तो करते हो। आह! तो धीरे-धीरे पता है मैं उस रास्ते पे गई हूँ कि मैंने अभी रेकी लेवल 1, 2, 3 कर लिया, करुणा रेकी लेवल 1, 2 किया और मैं भी लोगों को हीलिंग देती हूँ। हुँ, इन पर्सन भी और कहीं दूर बैठ के भी किसी ने वॉव! बोला कि किसी की तबीयत ख़राब है या यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, तो मैं हीलिंग देती हूँ। और वो मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरा रास्ता बनेगा। बस मैं बोलती थी कि मुझे अपने संगीत से लोगों को हील करना है और अभी हमने एक एल्बम की है स्वरानंद के नाम से और हम उस तरीके से रिट्रीट्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लोगों को संगीत के माध्यम से लोगों को हीलिंग दें और जो भी हमको पता है उस तरीके से हम अपना ज्ञान या जो भी हमको नॉलेज है उससे लोगों को कम से कम 2 से 3 दिन अ, वो लोग सिर्फ़ संगीत में हुँ, भीगे रहें, डूबे रहें। मैं तो पक्का आ रही हूँ इसके लिए। अरे वाह! ये ज़रूर जब भी आइए। हो रहा है मैं तो आ रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है म्यूज़िक फॉर मी आल्सो हैज़
been like I remember बचपन में my understanding of God is through music. You know, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता था कि बचपन में जब आपको समझ नहीं आता है कि what is स्वर faith, हाँ, तो हाँ। मुझे तो भजनों से ही भगवान जो बिल्कुल, समझ आए तो हाँ। समझ आए। मैं तो गाती हूँ तो मुझे लगता है कि सीधा कनेक्शन मेरा जो ऊपर वाले के साथ होता है, उस पावर के साथ, उस एनर्जी के साथ कि साक्षात नज़र आता है मुझे वो। हुँ, और वो चीज़ें मुझे मैं फ़ील करती हूँ तो ऑब्वियसली आस-पास जितने लोग भी हैं, वो सब भी बिल्कुल उस चीज़ से बँधा हुआ हुँ, फ़ील करते हैं और यही सबसे बड़ी मेरी ताकत है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप तुलसीदास ने कहा था ना कि स्वान्तः सुखाय, जब आप खुद के लिए गाना शुरू करोगे या खुद के लिए लिखना शुरू करोगे। जब मैं गा रही हूँ तो ये नहीं सोच रही हूँ कि तुमको कैसा लग रहा होगा, तुमको कैसा लग रहा होगा। मैं अपने लिए गा रही हूँ, उस ईश्वर के लिए गा रही हूँ जिसने मुझे ये शरीर दिया, ये आवाज़ दी। उसके बाद बाकी सब लोग गए तेल लेने। तो जब ये थॉट आ जाता है ना, हुँ, तो जब आप उसके साथ जुड़ गए, उस एनर्जी के साथ और सबके अंदर वही एनर्जी है, तो सब लोग ऐसे बंध जाते हैं कि मैं 2 घंटा गाऊँ, चाहे 4 घंटा गाऊँ, वो टाइम पता ही नहीं लगता। लोग कहते हैं, "अरे यार! इतनी जल्दी खत्म कर दिया, हुँ। अभी और चलना चाहिए था।" तो ये होता है उस पर 4 कहने घंटा से। गाने के बाद भी आप में ये एनर्जी होती है सोचने की कि और चलना चाहिए था? लोग बोलते हैं, "नहीं पता लगता टाइम।" मैंने सूरत में एक शो किया था, वो डॉक्टर्स की कोई एसोसिएशन थी उनके लिए, तो रात को 9 बजे तो शुरू हुआ। हुँ, मैंने 12 साढ़े 12 तक नॉन स्टॉप गाया। उसके बाद लोग कह रहे हैं, "नहीं कविता जी प्लीज़ मत जाइए।" मतलब एक और करके मतलब मैंने और 1 घंटे गाया। वॉव! मतलब तो लेकिन उतना गाने के लिए आप बोल रहे हो ना आप दिन भर करते क्या हो? तो जब स्टैमिना हम चाहिए उसके तो लिए। 12 घंटे रियाज़ करेंगे तभी स्टेज पे 4 घंटे गा पाएँगे। हुँ, इट्स ट्रू। बहुत हाँ, स्टैमिना चाहिए स्टेज पे परफ़ॉर्म करने के लिए, तो नॉन स्टॉप वो भी गाने के लिए। हाँ, बोलने और गाने में बहुत फ़र्क होता है, 4 गाना घंटा बोलना बहुत आसान नहीं, हाँ, वो भी आसान नहीं है ख़ैर, नहीं है। पर गाना तो बहुत ही मुश्किल है। गाना हम लोग जो मुझे ऐसा लगता है अभी जैसे-जैसे एक्सपीरियंस मेरे को हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई भी सिंगर जो होता है, जो लिरिक्स पेपर पे होती है, उस लिरिक्स को हम लोग एज़ एन आर्टिस्ट, सिंगर्स हम उसको जीवंत करते हैं, ज़िंदा करते हैं, या उसमें इमोशन डालते हैं, तभी आप उससे कनेक्ट होते हो, जो भी ऑडियंस सुन रही होती है। तो हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ी ड्यूटी है। तो जो हम 4 घंटे गा रहे होते हैं, तो खाली गा भी नहीं रहे हैं, हुँ, हर उस अल्फ़ाज़ में वो इमोशन क्रिएट करके डालना किस हुँ, मतलब खुशी का गाना है तो हम खुश भी हो रहे हैं। यदि हम स्ट्रेट गाएँगे तो नहीं आपको आप अपील ही नहीं कनेक्ट करेगी वो नहीं कर चीज़, नहीं पाओगे। कनेक्ट कर पाओगे। तो यदि कोई सैड सॉन्ग है तो वो ऐसा इमोशन डालना तो इट इज़ हुँ। नॉट अ ईज़ी जॉब, नो, नो, इट्स अ वेरी हार्ड जॉब। वेरी डिफिकल्ट। लोगों को लगता है ना कि क्लासिकल तो टफ है, लाइट म्यूज़िक ईज़ी है। हुँ, उसमें क्या है, गा दो कोई ताने नहीं है, आलाप नहीं है। मुझे लगता है उसमें भाव डालना जो होता है हुँ। वो हर कोई नहीं कर पाता है। नहीं, नहीं, हाँ, 100% हाँ। एंड मतलब टू एज़ एन ऑडियंस यू हैव टू फ़ील द एनर्जी ऑफ द आर्टिस्ट, तो आप जो फ़ील कर रहे हो हम भी वही लिव करेंगे ना। तो जब वही। आप सैड अगर फ़ील करके वो इमोशन डालोगे तभी वो मेरे से ऐसे हाँ, कनेक्ट होगा हाँ। कि हाँ, आई एम आल्सो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। फीलिंग दैट मेलैंकोली और बिल्कुल, ऑल ऑफ सही द बात अबव। है। तो आई थिंक इट्स अमेजिंग टू सॉर्ट ऑफ वॉच आर्टिस्ट्स एंड हाँ, जस्ट बी वही इन तो दैट मतलब एनवायरनमेंट। एक रिकॉर्ड सुनना, एक लाइव जो एनर्जी एक्सचेंज होती है ना आर्टिस्ट के साथ, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता मैं तो है। मुझे ऐसा लगता है एवरेज वंस इन 6 वीक्स कोई लाइव परफॉर्मेंस देखने जाती हूँ। फिर बहुत सुंदर। जैसे वो कोई म्यूजिशियन हो या कॉमेडियन हो या कोई थिएटर का कोई प्ले हो रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। मैं कुछ तो देखने जाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको एकदम जीवित कर देता है देखने। बिल्कुल, बिल्कुल, इट बिल्कुल। मेक्स यू फील अलाइव। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी मैं है भी और मतलब परसों पैपॉन्ग आ रहे थे, उनको ओह! देखने अच्छा गई थी। इब्तिदा। हाँ, इब्तिदा के लिए दिल्ली में। अरे वाह! तो बहुत अच्छे इट्स आर्टिस्ट है। ब्यूटीफुल। बहुत तो सुंदर। मुझे मतलब वो सुन के ही मैं खुश हो जाती हूँ। फिर मैं उस शाम को तो भूल ही जाती हूँ कि बिल्कुल। कैसा मेरा दिन गया, मैं क्या फ़ील कर रही थी। वन्स हाँ, यू इमर्स योरसेल्फ इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स इट्स अमेजिंग। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत चीज़ है, अपने को एक्सप्रेस करना या अपनी आर्ट को एक्सप्रेस करना और संगीत से बेहतर क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आई रियली थिंक म्यूज़िक इज़ ब्यूटीफुल एंड आई फील सो मेनी पीपल कनेक्ट with, as you said, the divine through music. पूरा आई बिल्कुल। थिंक सूफी
सूफी संगीत तो यही तो पूरा है। ही है, सूफी में है ही टोटली सरेंडर, अपने आप को सरेंडर कर दो और बस उस कनेक्शन को हर वक्त फील करो। तो गाते समय तो जैसे ही सुर लगता है सीधे बस उस पावर के साथ जुड़ जाओ, उसके बाद वो देखेगा आपको क्या गाना है, क्या गवाना है, क्या करना है, सब बहुत कुछ। लोगों को ऐसे लगता है कि सूफी म्यूजिक जो है वो लिरिकली रोमांटिक पार्टनर के लिए, और वो ये नहीं समझते कि वो एक्चुअली इट्स हाँ, सीइंग खुद गॉड एज योर रोमांटिक बिल्कुल, पार्टनर, हाँ, हाँ, दैट वही इज है, सूफी लिरिसिज्म। वही है जैसे कि हम आप इतनी नुसरत साहब की गजलें जो है, हम ऐसे लगता है कि हम अपने रोमांटिक पार्टनर को गा रहे हैं, वेयर इज द आइडिया बिहाइंड दैट इज हाँ, तो दोनों ही रंग हैं, आप उसके माध्यम से उस तक पहुँचोगे, आप अपने माशूक के माध्यम से उस खुदा तक पहुँच रहे हो, तो वो भी एक दैट्स ट्रू। ज़रिया है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। मोहब्बत तो आप इधर करो, उधर करो, दोनों ही डिवाइन है, हाँ, दैट्स ट्रू। दोनों मतलब दोनों से आप दोनों जगह पहुँच पहुँच सकते हो। सकते हो। यू कैन हाँ, फॉल इन लव विद पीपल by falling in यस, love with God, and you हाँ। can fall in love with God। बल्कि फॉल इन लव विद गॉड वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि उसमें आपकी कोई चाह नहीं रहती है, बल्कि इंसान से मोहब्बत करते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है। हाँ, कि अरे यार मैं तो इसको इतने दिन से ऐसे बोल रही हूँ, ये कर रही हूँ, यार ये तो समझ ही नहीं रहा है। तो वही मैंने बोला कि सरेंडर, और उसमें कुछ है ही नहीं, सब कुछ छोड़ दो उसके ऊपर, वो देखेगा आपका और आप वो बिलीव करते हो पूरा सरेंडर में गॉड के साथ रहते हो? बिल्कुल, वही है, हमारी क्या औकात थी कि हम बरेली से यहाँ आ पाते या गा पाते या इतने जो भी चैलेंजेस आए, बल्कि मुझे लगता है कि जो लाइफ में चैलेंजेस भी आते हैं ना, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो मुझे लगता है शायद मेरे साथ ये नहीं हुआ होता तो मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, या मेरा ये पर्सपेक्टिव नहीं होता सोचने का, नज़रिया ऐसा नहीं बन पाता यदि ये सब नहीं हुआ होता। तो जो भी होता है वो तय भी है कि वो होगा ही होगा, और वो आपको कहीं न कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है उस प्रोसेस में। आई एग्री। हुँ, मतलब मुझे ऐसे लगता है ऑल एक्सपीरियंसेस आर नेसेसरी, बिल्कुल, एंड वंस यू गेट पास्ट देम यू आर अ सब फार सम बेटर वर्जन ऑफ हाँ, योरसेल्फ। बिल्कुल, सब मतलब कहते हैं ना कि स्टेशंस हैं, सब पड़ाव हैं, कोई छोटा स्टेशन है, कोई बड़ा स्टेशन, कभी बड़ी कोई मुसीबत आती है तो मतलब वो थोड़े लंबे समय तक रहती है, तो लगता है यार ये कब खत्म होगा? जब खत्म हो जाता है लगता है ओह माय गॉड! मैंने ये भी झेल लिया। पर वो आपको बहुत फेथ देता है कि ये झेल लिया तो अब हाँ, कुछ भी कर सकते हाँ, हैं। कुछ भी कर सकते हैं, अब इसके बाद हो जाएगा। हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाता है थोड़ा झेल के। बहुत, 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 बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए हैं, जो मुझे बहुत लगता था कि मैं बहुत फ्रेजाइल हूँ, अभी लगता है कि ठीक है यार, जो कर रहा है ऊपर वाला सब अच्छे के लिए कर रहा है, इसमें क्या भलाई छिपी है? अब ये नज़रिया हो गया है कि भाई हमारी तो उतनी बड़ी सोच नहीं है, लेकिन जो भी कर रहा है कुछ भले के लिए ही कर रहा होगा, लीव हिम, उन पे ही छोड़ दो। मैम, व्हाट वाज लाइक अ स्विच ऑन मोमेंट फॉर यू व्हेन यू फेल्ट कि ये मेरा प्रोफेशनल एक करियर होने वाला है? क्योंकि आपने बोला कि आप बैंक की नौकरी की भी तैयारी कर रहे थे, फिर मेरी रिसर्च बोलती है कि आप टीचर भी थे। तो डीपीएस में पढ़ाया हाँ, मैंने। डीपीएस में आप टीचर थे, फिर उसके बाद आप एक टाइम पे बैंक की नौकरी की तैयारी करते, तो आपको ये क्या मोमेंट था ऐसे कि वो लाइक कि अब मैं कर सकती हूँ प्रोफेशनल सिंगिंग? मैं जब डीपीएस में पढ़ा रही थी, दिल्ली में काफ़ी सारे स्कूल्स में पढ़ाया, आर के पुरम में, मथुरा रोड में, डीपीएस द्वारका में, फाइनली मैं परमानेंट जॉब कर रही थी, एज़ ए म्यूज़िक टीचर ही, दोनों बच्चे पढ़ रहे थे बल्कि, तो एक दिन वहाँ ना बच्चों की वो टीचर्स की ड्यूटी लगती है बसेज़ में, जब तक लास्ट बच्चा को आप ड्रॉप नहीं कर देते, यदि उसके यहाँ से कोई लेने नहीं आया है, तो आप अपने घर लेके आओ, उनके पेरेंट्स आएँगे लेने के लिए या आप ड्रॉप करो, तो बड़ी टफ़ ड्यूटी थी। तो एक दिन मेरी ड्यूटी लगी, तो मैं वो कर रही थी, तो अचानक अंदर से होता है ना आपकी इनर वॉइस कि कविता तुझे इसके लिए नहीं भेजा था दुनिया में, तुझे कुछ और करने के लिए भेजा था, ये क्या टाइम वेस्ट कर रही है? बस सटक गई मैं उस दिन से, तो मैंने स्कूल में बोल दिया, मैंने कहा यार मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी। बोले क्या हो गया? कल ड्यूटी करी तो इसलिए? मैंने कहा नहीं, नहीं, बस ऐसे ही मन नहीं। फिर मैंने मिस्टर सेठ को बोला, मेरे शोज़ भी चल रहे थे, शाम को शोज़ करती थी, वीकेंड्स पे, और सुबह मतलब मंडे टू सैटरडे स्कूल जाती थी, थोड़ा टफ़ भी हो रहा था। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया, मैंने बोला कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं छोड़ रही हूँ। और इमीडिएट मेरा एक शो होने वाला था वहाँ नॉर्वे में, टिकेटेड इवेंट था, और मेरी प्रिंसिपल ने मुझे जाने नहीं दिया। बोली कि नहीं, आउट ऑफ इंडिया विल नॉट अलाउ, ऐसे करके, और मैंने इमीडिएट रेजिग्नेशन दे दिया। मैंने कोई वहाँ से कि मतलब होता है ना कि छुट्टियों की भी आपको सैलरी मिलेगी लाइक दैट,
मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने कहा मुझे नहीं करनी है नौकरी, बिल्कुल नहीं करनी है और छोड़ दिया। मेरी देखा-देखी मेरे साथ मेरी एक दोस्त थी डांस टीचर, उसने जॉब छोड़ा, एक और ने बोला यार इतना डेयरिंग हमने तो कोई नहीं देखा कि परमानेंट नौकरी छोड़ दे। हुँ। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं करना है, मेरे तो सपने कुछ और हैं। तो बस और एक दिन अफ़सोस नहीं हुआ कि मैंने नौकरी छोड़ी, अब तो पैसे नहीं आएँगे। मैं अपने वही ख्वाबों ख़यालों में अपना रियाज़ कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हाउ ओल्ड वर हूँ। यू एट दिस पॉइंट इन टाइम? दैट टाइम आई वाज़ अराउंड 28-29 हुँ। बस। हाँ, ये उस टाइम पर जब छोड़ा है और अपने शोज़-वोज़ कर रही थी और सब चल रहा था, मैंने कहा कि नहीं, फिर तभी मेरा हैबिटेट सेंटर में शो था दिल्ली में, हुँ। सतीश कौशिक जी ने मुझे सुना हुँ। और बोले, "भाई, ये आवाज़ तो नहीं है ये बॉलीवुड तो में।" बिल्कुल भी नहीं है। बहुत हाँ। अलग है आपकी आवाज़ बाकी तो सबसे। बोले कि मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, तो मैंने कहा भाई बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने इतने लोगों के किस्से सुने हुए थे ना, हुँ। लोग बोलते हैं अरे उनकी तो चप्पलें घिस गई, 16 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ नहीं। मैंने कहा यहाँ यार बंदा आके खुद बोल रहा है कि मैं तुम्हें चांस दूँगा, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसे बोलते रहते होंगे, हुँ। आई गई टाइप से। फिर उनका फ़ोन आया सतीश कौशिक जी का, फ़िल्म वादा कर रहे थे, हुँ। तो उसमें बोले कविता मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ वादा और उसमें तुम्हें गाना गाना मतलब मैं खुश होने की बजाय मैं उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ। पहले तो ये बताइए वादा सच्चा है कि झूठा? मैं वहाँ आके कहाँ ढूँढूँगी आपको बॉम्बे में? हाँ। तो बोले मैं एड्रेस भी भेज रहा हूँ तुमको, टिकट भी भेज रहा हूँ, तुम कल पहुँच जाओ, ये गाना रिकॉर्ड करना है। और मुझे तो पता नहीं खुशी के मारे या किस वजह से बुखार हो गया। मैंने वो गाना यहाँ आके बुखार में रिकॉर्ड किया था। लेकिन सही बात है जो एंट्री हुई बॉलीवुड में उसका क्रेडिट सतीश कौशिक जी को जाता है कि उन्होंने मुझे हुँ। यहाँ बुलाया और उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और उस वक़्त जब मैं आई तब मैं भट्ट साहब से मिली, महेश भट्ट साहब से, तब उस टाइम उनका बैनर पीक पे म्यूज़िकली तो बहुत ही ऑफ अच्छे-अच्छे कोर्स गाने आई आते थिंक थे। सारे जो मतलब मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स अगर आप हाँ। रोमांटिक देखोगे तो उनके ही प्रोडक्शन हाउस बहुत से ही सुंदर। हैं सारे। तो मैं जब उनसे मिलने गई तो वो कोई इंटरव्यू दे रहे थे तो वो उन्होंने बीच में ब्रेक किया, बोले भाई कोई आर्टिस्ट आया है, मैं बाद में करता हूँ बात, पहले मैं उनसे मिलता हूँ। मुझसे मिले और फिर बोले भाई तुम्हारी आवाज़ तो सरहद पार वाली आवाज़ है, ऐसे करके। हुँ। फिर बोले तुमको लेकिन मैंने उन्हीं की बात बहुत गौर से सुनी, उसको फ़ॉलो किया। बोले कि तुमको यदि सीरियसली कुछ करना है म्यूज़िक में तो बी हियर, हुँ। बॉम्बे आ जाओ। दैट्स व्हेन यू मूव्ड। हाँ, फिर तो मैंने कहा यार इतना बड़ा डायरेक्टर खुद बोल रहा है कि तुम यहाँ आ जाओ, अब तो मुझे किसी की नहीं सुननी है दिल्ली हुँ। में। फिर मैंने आफ़त कर दी, देन बच्चों के एडमिशन्स बॉम्बे कराए गए। मैं बच्चों को लेके अकेले शिफ्ट हुई हुँ। और उस वक़्त मिस्टर सेठ की पोस्टिंग थी नागालैंड में, हुँ। दीमापुर। वो 1 साल वहाँ रहे, फिर उस 1 साल में बोले कि तुम लोगों से मिलो, देखो समझ में आएगा हुँ। इंडस्ट्री कैसे चलती है, कैसे होता है। तो कई जगह जाती थी, तो कई अजीब-सा एक्सपीरियंस भी होता था। कुछ लोग बोलते थे, "यार बड़ी अच्छी आवाज़ है, बड़ी हस्की वॉइस है, हुँ। आप डबल मीनिंग गाना गाओ।" तो मैं भाग आती थी। तो फिर रात को मैं जब उनसे बात करती थी वो ऑफ़िस से आ जाते, मैं कहती, "मुझे नहीं लगता मैं जमूँगी यहाँ पे, मैं हुँ। नहीं टिकने वाली इस यहाँ पे।" चलेगा ही नहीं, मेरे को मेरे जैसा मैं गाना चाहती हूँ, मुझे गाने ही नहीं मिल रहे हैं, मतलब बहुत परेशान थी क्योंकि मैं। मैंने पढ़ा था कि ना 3 साल आपने कोई गाना नहीं किया क्योंकि आपको लिरिकली नहीं जम रहा था। नहीं जम रहा था, तो ये मतलब उनके गाने के बाद मैं शिफ्ट तो हो गई हुँ। सतीश कौशिक के गाने के बाद, लेकिन जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं मिल रहा था। काम लोग देने को तैयार थे, लेकिन वो मुझे नहीं करना था, हुँ। क्योंकि मुझे नहीं कोई भी बेकार सी चीज़ हिट हो जाती तो वो स्टैम्प लग जाता है ना कि आप उस कैटेगरी के गाते हुँ। हो, तो वो मुझे करना ही नहीं था। हुँ। तो वो बोलते थे कि तुम रियाज़ करती रहो बस, मैं आऊँगा फिर देखते हैं, मतलब ऐसे करके मोटिवेट करते रहते थे। हुँ। फिर उसके बाद मुझे ये गैंगस्टर का गाना मिला था, मुझे हुँ। मत रोको मुझे यार के घर जाने या दो। क्या पोएट्री, क्या लिरिक्स, उसकी भी इतनी प्यारी स्टोरी कि भट्ट साहब ने जब मुझे गाना दिया, ये गाने के लिए, तो उसमें वो बीट्स पे गाना था, हुँ। फ़ास्ट टेम्पो पे था और उनको क्यों वो जो कंगना रनाउत का जो कैरेक्टर था कि वो सुसाइड कर रही है, उस टाइम बजेगा वो गाना। तो वो कह रहे भाई आ ही नहीं रहा है, इमोशन नहीं आ रहा हुँ। है और मुझे लग रहा है यार इतने बड़े बैनर से गाना मिला है, मुझे छोड़ना नहीं है। हुँ। देन व्हाट आई डिड, मैंने घर पे सेटअप था, मैंने उसको
60, 50, 80, 40 और एक बिना म्यूजिक के बिना किसी उसके एडलिब बोलते हैं उसको, हम्म उस फॉर्म में गा करके उनको 5-6 ऑप्शन सुनाए कि आप बताओ क्या अच्छा लग हम्म रहा है। जब मैंने एडलिब वाला सुनाया बिना किसी म्यूजिक के, बोले ये कह रहा हूँ, हम्म ये करो रिकॉर्ड अभी अभी, हम्म ऐसे करके भट्ट साहब बोले। मैंने कहा, अच्छा ठीक है यही करते हैं रिकॉर्ड। फिर जब तक वो बोलते कि 1 या 2 दिन में मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली, मतलब कि अरे इतने बड़े बैनर का गाना है कि मेरा गला ही बैठ गया। भट्ट साहब का फ़ोन आया, कविता गाना। मैंने कहा मैं तो गाला रियाज़ कर कर के गला ही बैठ गया है। तो बोले अच्छा तुम गला ठीक कर लो, फिर 1-2 दिन में आपके करती साथ हूँ। ये हर बड़ी चीज से पहले कुछ कैसे हो जाता है, या आपको बुखार हो जाता है, या आपका गला बैठ जाता है एक्स्ट्रा रियाज से? फिर उसके बाद जब मैंने ये गाना गाया तो आप ध्यान से जब सुनो तो उस गाने में लिटरली, क्योंकि उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई कि एक लड़की क्यों सुसाइड करेगी, कि मतलब सब तरफ से हार चुकी है, तो कैसा उसका इमोशन होगा। तो वो इमेजिन करके जब मैंने गाया तो लिटरली आई वाज़ क्राइंग देयर दैट हम्म टाइम। तो उसमें एक जगह गला भरा हुआ है, वैसी आवाज़ आती है और वो उन्होंने रखा है, एज़ इट इज़ रखा है। ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के बिल्कुल, लिए उसकी। हाँ। तो कि कंगना वहाँ से छलांग लगाती है, कर रही है, तो उस वक़्त वो गाना बजता है और वो पिक्चर इतनी बड़ी हिट, लेकिन वो इट मेरा वाज अ वाला गाना, ब्यूटीफुल फिल्म। हाँ, मेरा वाला गाना उतना नहीं चला था क्योंकि एड-लिब पे था। तो मैं उसके बाद 1 हफ्ते बाद मिलने गई भट्ट साहब से, मैंने कहा, "पिक्चर तो सुपर हिट गई, या अली गाना और तू ही मेरी शब है, कितने ज़बरदस्त गाने थे हम्म सारे।" तो बोले, "तुम्हें पता है, मेरे से लोग पूछ रहे हैं ये आवाज़ कहाँ से ढूँढी आपने?" मैंने कहा, "पूछ रहे होंगे, मेरे को आपने याली जैसा गाना क्यों नहीं दिया?" लेकिन वो गाना मैं अभी भी कहीं जाती हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं, जो अच्छे सुनने वाले हैं हम्म या जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से फ़ॉलो किया है, कि मुझे मत रोको सुनाओ। तो हम्म इट्स मतलब कुछ चीज़ें होती हैं कि बस उस वक़्त तो लगता है यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है तो लगता है नहीं भाई, बड़ा खूबसूरत सही मैजिकल था। मैजिकल था। और हम्म सईद कादरी साहब ने क्या लिखा है वो। आप थक गए हो क्या सुन के कि एक तारा सुना दो, एक तारा सुना दो? मतलब ये कितने लोग आपसे ये गाना आई मतलब एम उसके श्योर बोलते बगैर तो होंगे। ना कोई शो कंप्लीट होता है, ना मैं भी बोलूँगी आपको गाने को एंड में, उसके बगैर मैं जाने तो नहीं दे सकती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे प्रिविलेज मिली आपसे मिलने की तो फिर बिना आपको नहीं, सुने नहीं। तो नहीं जाऊँगी। बट मतलब कितना थक गए हो आप ये सुन के कि बट दैट इज़ वन सॉन्ग दैट जैसे शंकर एहसान लॉय के एक इंटरव्यू में शंकर महादेवन सर बोल रहे थे कि हम जब सब जा रहे होंगे ना, तो हम सबका एक ही गाना है वो, कल हो ना हो का टाइटल ट्रैक। हाँ, चाहे वो सोनू हो या हम तीनों हो, हाँ, मतलब सही पीपल में, विल रिमेम्बर अस बाय, और दैट वेदर इट्स सॉन्ग। जावेद साहब इवन, हाँ, दैट सॉर्ट ऑफ लाइक सही डुओ में, एंड बहुत प्यारा सॉन्ग या है तो वो। दे वर लाइक कि हमारी अगर लाइफ को एक सॉन्ग में कंप्रेस करना हो तो हमें लगता है ये है। तो डू यू फील लाइक दैट विद इकतारा सो फार? कह सकते हैं क्योंकि दैट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ एज़ एन बॉलीवुड सिंगर या की जो उसमें कह सकते हैं इस लाइफ में। अदरवाइज़ मैं तो बचपन से ही गा रही थी, लेकिन एक आइडेंटिटी मिली और बहुत सुंदर सॉन्ग, इतना खूबसूरत लिखा है जावेद साहब ने और लिरिक्स जो हैं पूरी टोटल सूफ़ियाना है उसकी। तो मतलब जैसा मैं चाहती थी लिरिकली, म्यूज़िकली, कंपोज़िशन वाइज़ अमित ने जैसे कंपोज़ किया तो मतलब इट्स अ पैकेज और इतना सुंदर कि उसमें मिनिमल म्यूज़िक है। बहुत ज़्यादा मतलब वॉइस ही ऊपर रही है, तो जिस तरीके से मेरी वॉइस को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, वो परफ़ेक्ट मिला है। बल्कि जब वो गाना मैंने रिकॉर्ड किया, तो मैंने घर आके बोला मिस्टर सेठ को, मैंने कहा, "अच्छा नहीं गाया मैंने, मुझे फिर से गाना है।" देन आई कॉल्ड अमित, बोले, "बात कर लो अमित से कि कुछ-कुछ करेक्शन करने हैं तो कर लेना।" मैंने अमित को फ़ोन किया, तो अमित बोला, "वो तो गया मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए।" फिर उसके बाद जब इतने सारे अवार्ड्स में नॉमिनेशन, अवार्ड्स मिले उस गाने को, बोले, "आप तो कह रही थी कि आपने अच्छा नहीं गाया है। बिना अच्छा गाए को इतने अवार्ड मिल गए, यदि अच्छा गाती फिर क्या होता?" मैंने कहा, "फिर शायद ग्रैमी-वैमी तक जाता और क्या।" बट आई थिंक जीते हैं चल भी अमित त्रिवेदी की नहीं, नहीं, वो कंपोजिशन है, नहीं? विशाल खुराना जी। हम्म वो भी दिल्ली के हैं, बहुत प्यारा, दैट्स आल्सो ब्यूटीफुल सॉन्ग। कमाल, बहुत ही बहुत प्यारा। खूबसूरत गाना है। वो वाला गाना मैंने कोविड के टाइम पे इतना मतलब लोगों को मोटिवेट करने के लिए एवरी सिंगल डे गाया है। उसकी एक मैं स्टोरी बताना चाहूँगी कि संगीत में कितनी पावर पावर। है, कितनी शक्ति है। मैं कॉलेज में एक
सूफ़ी म्यूज़िक के ऊपर लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन के लिए गई थी, तो वहाँ एक बच्ची आई व्हील चेयर पे मेरे से मिलने के लिए, तो बोली मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, आफ्टर दिस सेशन ख़त्म होगा मैं मिलूँगी। मैं खुद उनके पास जाकर के मिली, मैंने कहा बताओ, तो उसने मुझे बताया कि 17-18 साल की होगी, तो बोली मेरे को कोई तो फ़ीवर हुआ और मैंने कोई दवाई खाई, उसके रिएक्शन से उसको हाफ मतलब पैरालिसिस हो गया, जिस वजह से वो व्हील चेयर पे थी। तो बोली मुझे लगा कि इतनी कम उम्र में ऐसा हुआ है, तो वो सुसाइड करने का हुँ, सोच रही थी। बोली उसी वक़्त एफ़एम चल रहा था, उसपे ये गाना बजा, कहता कहता है ये दिल। पल खुद से निकल जीते हैं चल। तो बोली उस गाने ने मुझे मोटिवेट किया वापस ज़िंदा रहने के लिए। तो मुझे लगा कि ये तो एक बच्ची ने आके मुझे स्टोरी सुनाई है, हुँ, ऐसे कितने लोगों की ज़िंदगी में क्या-क्या चीज़ें हुई होंगी, कौन से गाना किसको कैसे मोटिवेट कर जाएगा। तब से तो और मैंने ठान लिया, मैंने कहा सिर्फ़ अच्छे ही गाने गाने हैं कि भाई हुँ, यू नेवर नो किसकी या लाइफ़ व्होज़ में लाइफ यू आर टचिंग। हाँ, किसको आप क्या कर रहे हो, किसकी लाइफ़ को कैसे इंस्पायर कर रहे हो। इतनी बड़ी ताकत है जो आपको मौत के मुँह से निकाल देती है यार, तो इससे बड़ी हुँ, पावर हमको और क्या देगा ईश्वर? या और उसका फिर हम बेहतर इस्तेमाल क्यों ना करें? क्यों वल्गर चीज़ें गाएँ, क्यों बेहूदी चीज़ें गाएँ? तो वो उसके गाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, यदि हमें वो सद्बुद्धि दी है ईश्वर हुँ, ने, तो हम तो उसका यूज़ करो। सही इस्तेमाल करें और हुँ, अच्छे रास्ते पर लेकर के जाएँ उसी संगीत के माध्यम से। हुँ। आप क्या लुक फॉरवर्ड कर रहे हो मैम? मतलब व्हाट्स कमिंग? व्हाट इज़ कीपिंग यू एक्साइटेड दीज़ डेज़? मेरा मन है वही, जैसे मैं कह रही थी कि मैं संगीत के माध्यम से ज़्यादा लोगों के दिलों को लोगों की रूहों को छू सकूँ, सुकून मिले मेरा संगीत सुन कर के। तो ये जो मैं कर रही हूँ वो तो है ही, साथ-साथ जैसे मैंने कहा कि मैं ये म्यूज़िक एंड मेडिटेशन की रिट्रीट्स जो हमने स्टार्ट की हैं, हम उसको आगे तक कि अ, उसमें क्या होता है कि बहुत कम लोग होते हैं। हुँ, बहुत ज़्यादा हुए तो 40 लोग होंगे, 30 से 40, बहुत मिनिमम लोगों का ग्रुप हो, 15 से 20-25 लोगों का, उस तरीके के लोगों को इन पर्सन आप हुँ, हील कर सको, इन पर्सन आप टच कर सको, वो आप हुँ। उस मैं तरीके से बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। आप मुझे प्लीज़ एक फर्स्ट कंटेंडर फॉर साइनिंग अप 100% कंसिडर कर लेना। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब मैं बिल्कुल। तो पक्का आऊँगी। दिस इज़ माय फॉर्म ऑफ हीलिंग। म्यूज़िक हैज़ ऑलवेज़ हील्ड मी। मुझे ऐसा लगता है यस, मैं मेरा बहुत मूड ख़राब होता है ना, तो मैं कुछ गाने सुन लेती हूँ, फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। सही मैं में, ठीक हो जाती बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। कितना भी मूड खराब हो, इवन जो कोविड पीरियड था, सोचो एज़ एन आर्टिस्ट हम लोग शोज़ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हो रही हैं तो घर से ही हो रही हैं, मतलब आप निकल नहीं हुँ, पा रहे हो, कुछ एक्सचेंज नहीं हो रही थी एनर्जी। तो इतना अजीब-सा समय था, तो दिन भर हम लोग या तो संगीत सुनते थे या फिर कुछ ना कुछ, मैं ओशो को बहुत सुन रही थी उस टाइम पर, हुँ, जिन्होंने मुझे बहुत पॉज़िटिव रहने दिया, क्योंकि जब सेकंड वेव आई थी तो मेरे ही बहुत क्लोज़ निट लोगों के साथ बहुत बुरा-बुरा हुआ हुँ, था, तो बहुत अपसेट हो गई थी। जैसे मैं डेली फ़ेसबुक पे लाइव करती थी फर्स्ट वेव के हुँ, टाइम, फिर सेकंड वेव पे मैंने इंस्टा पे कुछ शुरू किया था। मेरा बचपन का दोस्त, उसका और वो मेरी सिस्टर को कोविड हुआ, उसको दवाइयाँ दे रहा है और पता लगा 3 दिन बाद ही पास्ड अवे। देन ओह माय आई क्लोज़्ड गॉड! एवरीथिंग, मैंने कहा भाड़ में गया सब, यार ये सब नहीं हैंडल हो रहा है। हुँ, तो वो बहुत बुरा लगा था। और जैसे एक प्रतीक चौधरी जो दिल्ली में थे, हुँ, सितार के बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, वो उनका सुना, उसके बाद 2 दिन बाद उनके फादर का, मतलब इतना अजीब-अजीब इट सी वाज़ न्यूज़ अ हो रही थी। वेरी, वेरी बैड हाँ, टाइम। तो लेकिन उन सब से म्यूज़िक की वजह से ही हम निकल पाए कि हम लोग रियाज़ में रहते थे या कुछ ना कुछ अच्छा म्यूज़िक सुन रहे थे। उस वक़्त सुना भी बहुत, अब तो हुँ, फिर सब लोग अपने-अपने में बिज़ी हो गए, हुँ। तो नहीं सुन पा रहे हैं उतना म्यूज़िक। लेकिन वो एक टाइम था कि आप पता नहीं है, मेरे को लगता है पूरा इंटरनेट खंगाल लिया होगा लोगों ने। हाँ, आई एम श्योर नहीं आई थिंक हम सभी थे, आई थिंक सारे आर्टिस्ट कर रहे थे इंस्टाग्राम लाइव्स और हाँ, हाँ, हाँ। मतलब मुझे लगता है मैंने इतने आर्टिस्ट को तो उसी टाइम पे डिस्कवर करा। एक एक सितार प्लेयर है ऋषभ रिखीराम शर्मा जो अब बहुत हाँ, 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 हाँ। अच्छा कर रहे हैं, तो वो मुझे उसी टाइम पे मैंने इंटरनेट पे उनको तब डिस्कवर किया था जब वो लाइक हाँ, सितार ऐसे लाइव सेशंस करते थे इंस्टाग्राम हाँ, पे। हाँ, हाँ, तो वही। लवली गाय एंड लाइक आई थिंक एवरीबॉडी देन वाज़ डूइंग देयर बेस्ट कि यार हाँ, जैसे भी कनेक्टेड रह सकते हैं सब बस एक-दूसरे वही एक से, विंडो थी अपने वो ही पास। हाँ, विंडो थी, तो हाँ, सब वो ही कर रहे थे आई थिंक। बट हाँ। या इट्स आई थिंक म्यूज़िक डज़ हील पीपल। बहुत, बहुत उसी के सहारे से निकल पाए, वो ही एक हुँ, मीडियम था, और जिनके पास नहीं होगा वो कैसे निकले होंगे पता पता नहीं। नहीं, मुझे भी नहीं पता।
It मुझे was ऐसे लगता है difficult. कि जस्ट एज यू सेड माय मदर इज आल्सो द रीजन व्हाई आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू म्यूजिक। तो Oh, जैसे व्हेन आई वाज इन हर वूम तो वो गुरुद्वारे बहुत जाती थी, वो बहुत भजन सुनती थी, तो मुझे बचपन से उसका बहुत शौक है। तो हम साथ में भजन गाते भी थे। और wow. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ की सारी अच्छी चीज़ें मेरी मम्मी ने मुझे इंट्रोड्यूस करी हैं। बहुत फिर सुंदर. चाहे वो म्यूजिक हो, फिर वो फेथ हो, बिल्कुल, यू बिल्कुल. नो पढ़ना हो, सारी हाँ. किताबें वो मुझे लेके। और ये संस्कार अच्छे से मिल जाएँ घर से, फिर आपको आपकी पूरी जर्नी बहुत अच्छे से निकलती है। फिर आप वन होप्स मतलब मुझे तो पता नहीं मतलब आपने तो अच्छ बहुत लाइव्स टच करी है, आई कांट से द सेम हाँ, फॉर मी नहीं बट अच्छे पेरेंट्स मिलना भी हुँ। एक बहुत नहीं, आई एम वेरी लकी, बोथ माय पेरेंट्स हाँ, आर अमेजिंग, माय हाँ, मॉम एंड माय डैड, आई हैव बीन हाँ। वेरी फॉर्च्यूनेट। वो तब समझ में आता है जब खुद पेरेंट्स बनते हैं। हुँ, मुझे पहले लगता था अरे पापा मेरे बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं हर चीज़ को लेके या मॉम मतलब हम 4 भाई-बहन हैं, मुझे खाने के लिए सबको सैलेड मिलता था क्योंकि उसमें नींबू और वो पड़ता था ना, मुझे कविता के पास से हटा दो। मैंने कहा यार गले की मेरे वज़ह से? गले की वजह से वो देती हुँ, नहीं थी मुझे ठंडा दही नहीं, कविता को नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा क्या है यार हुँ, सारे लोगों को दे रहे हो। नहीं, तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। अब समझ में आती है कि वो कितना केयर करती थी हुँ। और हम उस समय उनको वैसा समझते थे नकार कि देते थे। हाँ, कि यार सारी दुश्मनी मुझसे ही निकालोगी क्या? मुझे ये नहीं दे रहे हो, वो नहीं दे रहे हो। कितना केयर करते थे वो। हुँ, आप हाँ, क्या-क्या नहीं खाते हो अपनी सिंगिंग के लिए? सब कुछ खाती हूँ, आई आप लव सब अब करते सब हो? खाती हूँ मतलब आई लव आइसक्रीम्स, आई लव बिना अचार के मेरा खाना नहीं जाता मुँह में। हुँ, आई लव चटनी ग्रीन जो बनती है जैसे धनिया वाली। सिंगर्स बोलते हैं पानी पूरी नहीं खाते और ये आई सब। लव मैं तो अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा करके आई तो 10-15 दिन का टूर था। आते साथ ही सबसे पहले पानी पूरी खाने गई हूँ। तो आपकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है? ना बाबा मतलब ऑयली फूड अवॉइड करती हूँ उससे गला मेरा थोड़ा वो रहता है अदरवाइज आई डोंट हुँ। रियाज करते रहो आप जो इतने चले टैलेंटेड हो, आपको क्या है, आप खाओ नींबू अचार। रियाज करते रहो भाई सब कुछ रियाज है ये हुँ, सारे नखरे जितने पाल लो ना और तकलीफ होती है फिर कहीं ठंडा नहीं मिला कहीं मौसम बदल गया फिर कह दो कि भाई यहाँ ठंडा है ना इसलिए खराब हो गया वहाँ गर्म है इसलिए खराब हो गया यार सब तरीके से आदत डालो हुँ। हर माहौल में एडजस्ट होने की क्योंकि इतना ट्रैवल करते हैं हर जगह वेदर शोज़ तो आपके हर जगह ही हर होते जगह हैं। है कहीं बहुत ठंडी है कहीं गर्मी है तो आपको हर जगह एडजस्ट करना है हुँ, और और सेम डे पहुंचते हो ये तो नहीं है कि आप एक दिन पहले पहुंच के रेस्ट कर रहे हो एडजस्ट कर लोगे, हाँ। हाँ तो आप पहुंच रहे हो दोपहर तक साउंड चेक है रात को परफॉर्मेंस है अगले दिन सुबह वापस आ रहे हो हुँ, तो बहुत हेक्टिक रहता है तो आप इतना यदि रियाज नहीं करोगे उतना रफ एंड टफ नहीं बनाओगे तो फिर हुँ। कैसे चलेगा इतने हेक्टिक शेड्यूल में आप कैसे करते हो अनवाइंड आफ्टर आवर्स? आप अपनी मतलब गुड लाइफ़ को कैसे एन्जॉय करते हो? यार प्रोग्राम के आने के बाद फिर मैं 2 दिन चिल करती हूँ हुँ, मसाज वसाज करवाती हूँ नाइस, मस्त दैट इज़ द गुड लाइफ़। दैट इज गुड लाइफ और उसके बाद फिर उस दिन आराम से अच्छा म्यूजिक सुनना कुछ लाइट खाना हुँ, और उस दिन कुछ नहीं करती हूँ कुछ अच्छी अच्छी नेटफ्लिक्स पे कुछ अ, यदि सीरीज देख ली या कुछ बच्चों ने बता दिया ये अच्छा है तो देख लो चिल करती हूँ 2 दिन फिर लव इट। हाँ मसाज वाला पॉइंट तो बहुत बहुत दैट अमेज़िंग इज है। तो मतलब मेरे पूरे ग्रुप में सबको पता है कि मैं रमन्ना ऋषि जाती हूँ रमन्ना ऋषि आश्रम चेन्नई के पास जो है तो वहां पर भी मुझे एक स्पा दिख गया तो मेरी जो टीचर है बोलती कविता वहां चली जाओ तुम मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगी वो तो मसाज मैंडेटरी मिस है नहीं करूँगी। नहीं आई लव लव इट। दैट या ऐसा अब लगता है कि आप इतना कर लिया ना लाइफ में अब थोड़ा चिल करो रिलैक्स करो हुँ, जो अच्छा लगे वो करो लाइफ में हुँ, आई एग्री, आई एग्री। आई थिंक तभी आप खुश भी दिखते हो। हाँ इस बात की टेंशन करो यार जितना करना था अब तक ठीक है बहुत सारी चीजें और भी करनी है लेकिन ये है कि थोड़ा बस संतोष रखो सब हुँ, देगा ऊपर वाला तुमको यहाँ भेजा हुँ, है इस दुनिया में भेजा है इंडस्ट्री में भी भेज दिया इतने अच्छे अच्छे गाने भी दे दिए और क्या हुँ, चाहिए एग्रीड। है ना आई टोटली एग्री। सब मिलेगा अब मैं आपसे कराऊँ जो आप मतलब मैं क्योंकि हम अब क्लोज़ करेंगे तो उससे पहले मैं गाना तो सुनना ही पड़ेगा तो अब आई विल आस्क यू टू डू द नीडफुल हम्म एंड सिंग मी माय फेवरेट सॉन्ग ताकि मैं बस फिर अच्छा तुम्हारा फेवरेट क्या है मतलब मेरे तो अब आपके 2 मोस्ट पॉपुलर गाने आप मैं तो गवाऊँगी आपसे ओह मैं तो गवाऊंगी आपसे हक से। हक से हाँ, बिल्कुल हक है आपको कौन सा पहले गाऊं आपकी मर्ज़ी। तो तुम्हारे 2 फेवरेट कौन से
पॉपुलर वाले ही हैं, मैं क्या मतलब जीते चल भी है, बट फॉर द सेक ऑफ द ब्यूटी ऑफ द रोमांटिसिज्म ओके बोथ ओके रंगी सारी निकतारा. ओके, चलो रंगी सारी पहले गाती हूँ। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, रंगी सारी है, रंगी सारी, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे. अच्छा भाई, हाउ अमेजिंग यू आर मैम, शुक्रिया. क्या गाते हो आप. ओ रे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा, I have no words. I'm left speechless. शुक्रिया, थैंक यू सो मच. Thank you so much for coming, for serenading us. आपसे मिलके मुझे इतना मजा आया. मैं वैसे हम सब बहुत सुबह से उठे हुए, तो मैं इतनी थकी हुई थी, पर बैठ के पता नहीं कुछ तो एनर्जी आ गई आ मेरे में. जाती है, हाँ. बट आई थिंक इट्स ऑल यू. अरे नहीं नहीं नहीं, मजा आया, बहुत मजा आया. बहुत मजा आया. एंड लास्ट की तो मैं कोई वर्ड्स ही नहीं बोल रही. इससे बहुत कम लोग होते हैं जिनको इतनी प्रिविलेज होती है कि ऐसे मैं आपके इतने करीब बैठ के आपको सुन रही हूँ, ऐसे प्राइवेट कॉन्सर्ट वाली वाइब में. I must be so fortunate, and I must tell you that. Thank you, ma'am. Thank you for a wonderful, wonderful conversation, and I शुक्रिया. really look forward to coming to whenever your show is in Delhi. जरूर मैं तो जरूर जरूर पक्का बताऊंगी. आऊंगी, और अपने 100% पूरे मतलब मॉम डैड सबको लेके सबको आइए. लेके आऊंगी जब भी जरूर. आपका नेक्स्ट शो रहेगा. So before you go, we have to give you this little gift. माय गॉड, लिटिल गिफ्ट. हाँ मतलब आपके मैसिव टैलेंट के सामने बहुत लिटिल गिफ्ट है, बट थैंक यू सो मच. बड़े मजे आए आपसे बात करके. आपकी वाइब भी बहुत अमेजिंग है. ऐसे लगा मैंने कोई बहुत ही अपनी इंटरेस्टिंग फ्रेंड से बात करी. मुझे भी बहुत मजा आया, मतलब लगा नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे. आई नो, रियली एंजॉयड इट. थैंक यू मैम. थैंक यू, लव यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच.